मेरे सभी प्रिय दर्शकों और साथियों, आप सभी को जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आपके अपने चैनल अंकुर एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सिखा रहा हूं। जिन्हें ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वह भी बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिष सीख सकते हैं। साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पार्ट फर्स्ट से ही वीडियो देखें और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं। और यदि किसी भी एपिसोड से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप उस एपिसोड के कमेंट में डालें, वहां पर मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। साथियों, पिछले लगभग 2 महीने से व्यापार में व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा थी और आपके द्वारा काफ़ी सारे मैसेज मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। लगभग 600 से 700 साथियों के मैसेज थे। आप सभी के द्वारा किए मैसेज मैंने अभी पिछले 2 दिनों में पढ़े हैं। आपका इस प्रेम और सहयोग के लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। मैंने आपके द्वारा किए गए मैसेज में पाया कि कुछ सदस्यों ने, हमारे साथियों ने यह प्रश्न पूछा है कि सर, हमारी कुंडली में तो कोई भी ग्रह ना तो केंद्र में है और ना ही त्रिकोण में है, तो इससे हमें किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही काफ़ी सदस्यों के यह भी मैसेज थे कि सर, आप रत्नों पर एक एपिसोड बनाइए कि हम रत्न कब धारण कर सकते हैं और कब हमें धारण नहीं करना चाहिए, इस पर भी आप वीडियो बनाएं। और काफ़ी सारे प्रश्न जो है वह बीज मंत्र को लेकर भी थे कि बीज मंत्र का जाप कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कौन से ग्रह के कौन से बीज मंत्र होते हैं। तो इन सब पर मैं बहुत जल्दी अलग अलग वीडियो बनाकर आपको देने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। मेरे प्रिय दर्शकों और साथियों, यदि आपको भी लगता है कि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे YouTube के कमेंट में डाल देवें। यदि आपके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नहीं तो फेसबुक पर आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं, मेरा यह प्रयास रहेगा। वैसे भी आप सभी का मुझे बहुत अधिक सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए केवल मात्र धन्यवाद या आभार कह देना पर्याप्त नहीं है, या यूं कह लीजिए कि आपके सहयोग और प्रेम के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यह बहुत ही अद्भुत है। आप इसी तरीके से हमेशा प्रेम बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। साथ ही मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगा और आप सभी की कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क करूँगा। जब भी लाइव आऊँगा उसके 2 दिन पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप फॉलो अवश्य कर लें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। चूंकि मुझे इस संबंध में कुछ मैसेज भी प्राप्त हुए थे तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आप सभी के मन में जो भ्रम है, जो संशय है, जो बातें हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे सिंहासन योग के बारे में। साथियों, यदि जन्म पत्रिका के केंद्र और त्रिकोण में कोई भी ग्रह ना हो, देखिए यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं, वह त्रिकोण के भाव कौन कौन से होते हैं। यदि आपने अभी तक यह नहीं समझे हैं तो आप समझ लीजिए, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो फिर भी मैं आपको अभी रिपीट करवा देता हूं। केंद्र के स्थान होते हैं पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इन चारों भावों को केंद्र स्थान कहा जाता है। त्रिकोण के स्थान कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इनको त्रिकोण कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे सिंहासन योग के बारे में कि यह कैसे बनता है। आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और साथ ही अपने नोट्स भी बनाते जाएं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं और अब तक हम यही समझते आए हैं कि छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यह नेगेटिव हाउस है, जीवन में परेशानियां देते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और हॉस्पिटल के खर्चे बढ़वा देता है। 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है और 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चा करवाता है। यदि हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह यदि त्रिक भाव में होते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि हमें दशा और अंतर्दशा में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ही खास योग भी बनता है जिसमें सभी 7 ग्रह त्रिक भाव और दूसरे भाव में हो तो यह अति शुभ हो जाते हैं। साथियों, यदि केंद्र स्थान और त्रिकोण में कोई भी ग्रह ना हो और यदि 7 ग्रह यानी कि सूर्यदेव, चंद्र,
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यह सातों ग्रह यदि दूसरे भाव तथा त्रिक भाव यानी कि दूसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में हो तो सिंहासन योग बनता है। आपने सिंहासन तो देखा ही होगा, यानी कि 4 पैर का सिंहासन होता है। उसी तरीके से कुंडली में भी 4 घर यानी कि यह 4 पैर हो गए, दूसरा भाव पहला पैर हो गया, इसी तरह छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यह 4 पैर हो गए। मतलब एक सिंहासन की स्थिति बन गई है। यदि इन चारों घरों में, इन चारों भावों में यदि यह सातों ग्रह हो तो सिंहासन योग बनेगा। अब देखिए यह कितनी विचित्र स्थिति हो गई है कि केंद्र और त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं है और सातों ग्रह ही इन चारों भावों में है, फिर भी यह एक राजयोग बन गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी ग्रह की कुछ एक या दो स्थिति देखने मात्र से ही हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह अच्छा फल देगा या बुरा। बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बहुत सारी बातें देखनी होती है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि केवल एक ही योग या दोष देख लेने मात्र से आप किसी नतीजे पर नहीं जा सकते। देखिए अभी हमने यह समझा है कि यह सातों ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में हो तो सिंहासन योग बनता है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह योग नहीं बनेगा। लेकिन इसमें एक स्थिति है कि राहु और केतु कुंडली में कहीं भी स्थित हो सकते हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे त्रिकोण में हो, तब भी यह योग बनेगा। लेकिन सातों ग्रह दूसरे भाव और त्रिक भाव में होने चाहिए, इसमें राहु और केतु अपवाद है। इसी स्थिति में यदि लग्नेश दूसरे घर में हो तो यह योग बहुत ही जबरदस्त मजबूत हो जाता है। इससे जीवन में बहुत ही गजब की सफलता मिलती है। साथियों, यदि हम सिंहासन योग के शुभ फलों की बात करें तो यह योग जातक को अच्छी क्षमता देता है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि यह बहुत ही सुपर पावरफुल योग है। यह योग वाक कुशलता देता है, यानी कि ऐसा जातक बोलने में अच्छा हो सकता है, नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है। साथ ही यह योग मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला होता है, यानी कि यह सिंहासन योग यदि किसी की कुंडली में बनता है तो उसकी जिंदगी में आप यूँ समझें कि बेनिफिट ही बेनिफिट है। यह बहुत ही पावरफुल योग है और हमेशा ऐसे व्यक्ति को जीवन में सिचुएशन के हिसाब से लाभ मिलता रहता है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी कुंडली में किसी भी शुभ योग के बनने के लिए यह आवश्यक है कि उस योग का निर्माण करने वाले सभी ग्रह कुंडली में शुभ रूप से काम कर रहे हों, क्योंकि अशुभ ग्रह शुभ योगों का निर्माण नहीं करते हैं, अपितु अशुभ दोषों या योगों का निर्माण करते हैं। साथियों, मैंने आपको बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास किया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसे अच्छे से सुने और कमेंट में इसका उत्तर अवश्य देवें। जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव किन किन भावों के कारक होते हैं? आप सभी इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देवें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ नया विषय लेकर। थैंक यू।